हमास के द्वारा रिलीज की जा रही हैं। हमास न सिर्फ इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है, बल्कि एक के बाद एक लगातार गाजा में शूट किए गए वीडियो को भी पूरी दुनिया के सामने रिलीज कर रहा है। इन सारी अलग अलग वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से हमास के लड़ाके चुपके से टनल्स के अंदर मतलब के सुरंगों से निकलकर सस्ते और मध्य दामों में बने हुए अपने छोटे और हल्के हथियारों की मदद से इजराइल के एडवांस टैंक्स और इसके अलावा जो दूसरे एडवांस व्हीकल्स हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर दे रहे हैं। हमास की तरफ से लगातार एक के बाद एक जो वीडियोस रिलीज की गई हैं वो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस तो ऐसी हैं कि जिसमें ये देखा जा सकता है कि सिर्फ एक ही बंदा कहीं घास या फिर झाड़ झूड़ में मौजूद सुरंग के दरवाजे से निकलता है, बड़ी तेजी के साथ अकेले ही इजराइल के टैंक की तरफ भागता है और फिर उसे एक छोटे बॉम्ब के जरिए से उड़ा देता है। इसके अलावा हमास की तरफ से रिलीज किए गए बहुत सारे वीडियोस में से एक वीडियो ऐसा भी था कि जिसमें देखा जा सकता था कि हमास की तरफ से इजराइल के खिलाफ ड्रोन्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वीडियो में देखा गया था कि जब गाजा की एक ही जगह पर बहुत सारे इजरायली फौजी जमा हो गए थे तो ऊपर से हमास के ड्रोन ने एक बॉम्ब नीचे फेंका कि जिसकी वजह से एक बार में ही कई इजरायली फौजियों की मौत हो गई थी। दोस्तों जाहिर है कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं वो सारी वीडियोस और फोटोज तो यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, मगर आप लोग ये समझिए कि जहाँ एक तरफ हमास की तरफ से लगातार एक के बाद एक फोटोज और वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस तरह के वीडियोस और फोटोज रिलीज करने से परहेज कर रहा है। इजराइल के अकाउंट पर जो इस तरह की चीजें रिलीज की भी जाती हैं वो या तो कुछ घंटों पुरानी होती हैं या फिर एक दो दिन पुरानी होती हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि बाहर बैठे हुए ईरान और हिजबुल्लाह जैसे हमास के खुले सपोर्टर्स और मददगार को ये क्लियरली पता ना चल सके कि आखिर ग्राउंड की पोजीशन क्या है, यानी अंदर क्या चल रहा है। मगर जाहिर है हमास की तरफ से रिलीज किए गए फोटोज और वीडियोस के जरिए से या फिर वहां पर जो दूसरे भी जर्नलिस्ट हैं उनके जरिए से जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे पता चल ही जाता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। बाकी बात करें अगर हमास की कि आखिर हमास की तरफ से कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है तो जाहिर है इस चीज के बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहली चीज तो ये कि हमास खुद इस चीज से रिलेटेड कोई डेटा रिलीज करता नहीं है। दूसरी बात इजराइल की तरफ से तो हजारों में दावा किया जा रहा है, मगर इजराइल के डेटा पर इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो तो ये दावा अपनी उस बमबारी को जायज ठहराने के लिए कर रहा है कि जिसमें अभी तक हजारों आम लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसमें भी ज्यादातर बच्चे या फिर औरतें शामिल हैं। अब अगर बात करें दोस्तों इस जंग के रिजल्ट के बारे में कि आखिर फ्यूचर में इस जंग का रिजल्ट क्या हो सकता है, ये जंग किस तरफ को जा सकती है, तो जाहिर है इस मुद्दे पर दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। ये बात तो हम सभी ही लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जान ही चुके हैं कि हमास के जो लोग हैं वो गाजा में खुलेआम नहीं बल्कि अंडरग्राउंड सुरंगों के अंदर रहते हैं। इतना ही नहीं ये बात भी क्लियर है कि हमास गुरिल्ला वॉर में काफी माहिर है, मतलब कि ऐसी जंग में कि जिसमें कुछ फाइटर्स अचानक से किसी सुरंग से या किसी भी अंडरग्राउंड चीज से बाहर निकल कर आते हैं, हमला करते हैं और अपना पूरा काम करने के बाद फौरन नजरों से ओझल हो जाते हैं। वैसे तो ऐतिहासिक तौर पर इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो गुरिल्ला वॉर होती है ये बहुत खतरनाक होती है और इसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए भी टिकना मुश्किल हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान वॉर है। दोनों ही जंगों में दुनिया के सबसे ताकतवर देश मतलब कि अमेरिका के जिसको सुपर पावर भी कहा जाता है उसको हार का सामना करना पड़ा था। न सिर्फ हार का बल्कि बड़ी ही तेजी के साथ भाग कर आना पड़ा था और इन दोनों ही जंगों में अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उसका दुश्मन उसके खिलाफ गुरिल्ला टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। मगर दोस्तों गाजा की इन दोनों ही जंगों से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि गाजा का मैटर पूरी तरीके से अलग हो चुका है। हमास के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि गाजा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। तीन तरफ से तो खुद इजराइल ने ही ब्लॉक करके रखा है, जबकि चौथी तरफ से मतलब जिधर रफा बॉर्डर है उधर से मिस्र का पहरा है। तो अब अगर हमास इजराइल को टक्कर देना शुरू कर भी दे तो हमास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आखिर उसके पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा मौजूद है, क्योंकि जाहिर है एक न एक दिन वो खत्म जरूर हो जाएगा और पीछे से सप्लाई लाइन पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। हथियारों को तो छोड़ ही दीजिए बल्कि उससे भी बड़ी परेशानी की बात तो खाने पीने का सामान या फिर फ्यूल वगैरह है, क्योंकि जब फ्यूल का स्टॉक खत्म हो जाएगा और सप्लाई लाइन कटी होने की वजह से मतलब गाजा के पूरे ब्लॉक होने की वजह से बाहर से भी नहीं आ पाएगा
گا تو آخر حماس بغیر فیول کے کیسے مینج کرے گا؟ اپنی سرنگوں کے اندر روشنی کرنے کے لیے اسے فیول چاہیے، اپنے زخمی لوگوں کا علاج کرنے کے لیے اسے فیول چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں فیول کی ضرورت نہ ہو۔ حالانکہ دوستو، اسرائیل کی طرف سے بھی ہر دن اس جنگ پر 24 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں، مگر ظاہر ہے اسرائیل کا معاملہ حماس کی طرح تو نہیں ہے، بلکہ اس کو تو پوری طریقے سے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ پوری طریقے سے کھڑا ہے۔ شروع سے ہی نہ صرف اس کو لگاتار ایڈوانس ہتھیار دے رہا ہے، لاکھوں ڈالرز کے پیکج دے رہا ہے، بلکہ ہر اس چیز کا انتظام کر رہا ہے اور ہر وہ کام کر رہا ہے کہ جس کی ضرورت اسرائیل کو اس جنگ میں ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے ابھی تک تو زیادہ تر ایکسپرٹس کا یہی ماننا ہے کہ اگر غزہ اسی طرح سے ہی بلاک رہا اور امریکہ لگاتار اسی طرح سے اسرائیل کی مدد کرتا رہا تو حماس زیادہ سے زیادہ اگلے چند مہینوں تک ہی اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو سکے گا۔ مگر ہاں، اگر حزب اللہ یا اس طرح کا کوئی دوسرا گروپ یا کوئی دوسری بڑی طاقتور پارٹی اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف کھل کر کود جاتی ہے، مطلب پوری طریقے سے انوالو ہو جاتی ہے، تو یقینی طور پر اس جنگ کا نقشہ وہ نہیں ہوگا کہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور اپڈیٹڈ ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔